मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की मांग संख्या 20, 21 और 22 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी हमने स्कूलों से सीखा है वो सब कुछ भूल जाने के बावजूद भी जो याद रहता है वही शिक्षा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा है, शिक्षा का सही उपदेश तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों को सीखना और मूल्यों का ज्ञान है। शिक्षा व्यक्ति की पहचान बनाता है। शांत रहें प्लीज। शिक्षा से व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है और यही विवेक उससे अच्छे और बुरे को सोचने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा कितनी आवश्यक है ये हम सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं। और चूंकि आज शिक्षा के तीनों ही स्तरों पर चर्चा हो रही है, इसलिए ये शिक्षा के तीनों स्तरों पर सबसे महत्वपूर्ण है माननीय सभापति महोदय, प्राइमरी एजुकेशन। अभी जब मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करती हूँ और कई बार मुख्यमंत्री जी को सुनती हूँ, तो मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार इस बात का उल्लेख किया है कि हमने राइट टू एजुकेशन का बिल यदि कोई लाए तो यूपीए गवर्नमेंट लेके आई, यदि राइट टू फूड का बिल यदि कोई लेके आए तो यूपीए गवर्नमेंट लेके आई, और अब स्वास्थ्य के अधिकार का बिल कोई लेके आएगा तो कांग्रेस नेत सरकार ही लाने वाली है। पर क्या राइट टू एजुकेशन बिल से सारी समस्याओं का समाधान हो गया क्या? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात में अध्यापकों की उपलब्धता, खेल मैदान, पर्याप्त कक्षा कक्ष, बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय, पुस्तकालय, पेयजल और शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाओं के लिए निर्बाध पहुंच आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ इसको लागू करना हमने किस हद तक, कितनी मंशा के साथ में इसको लागू किया है। कानून बना देना बहुत आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ नियम बनाने हैं, उसको विधानसभा या लोकसभाओं से पारित कराना है, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है, उसमें कोई बजट लगने वाला नहीं है। और इसलिए जिस चीज में पैसा ना लगे वो कानून बना दो, फिर उस कानून की पालना आज 2009 से 2023 चल रहा है। लगभग 13-14 साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज इतने सारे माननीय सदस्यों ने शौचालय की बात की, पीने के पानी की बात करी, बिजली की बात की, कक्षों की बात की, खेल के मैदान की बात करी। तो जब हमने कानून बना दिया और 13 साल इस कानून को बनाए हो गए, तो धरात्मक तल पर हमने क्या दिया है? आज भी हमारे स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या है। अभी डूंगरपुर से आने वाले मंत्री सदस्य कह रहे थे मिड डे मील की व्यवस्था की है सरकार ने, मिड डे मील होने के बावजूद भी ड्रॉप आउट क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध की योजना को 4 साल बंद रखने के बाद में अब पुनः चालू कर दिया है। पर 4 साल बंद क्यों किया पहले तो, और अब पुनः चालू किया है, तो ये करप्शन मुक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि शिक्षा में माननीय मंत्री महोदय आप बहुत विद्वान हैं, आपने प्रशासनिक दृष्टि से आप बहुत सिद्धहस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी आपने अपने स्कूली एजुकेशन में शिक्षा में करप्शन नहीं देखा होगा, लेकिन अब शिक्षा में भी करप्शन आ गया है। क्या ये पाउच वाला पाउडर से करप्शन नहीं होगा क्या? मेरा निवेदन है, मेरा सुझाव है आपको कि जो व्यवस्था माननीय वसुंधरा जी ने प्रारंभ की थी कि सहकारी दुग्ध समितियों से वही गांव से ही दूध खरीदते थे, गर्म करके बच्चों को पिलाते थे, उसमें करप्शन नहीं होता था। ये पाउच निश्चित रूप से करप्शन का कारण बनेंगे, आधे बच्चों को बटेंगे और आधे की बंदर बांट होगी। इसलिए इस व्यवस्था को मेरा निवेदन है कि चेंज करें और जो ताजा दूध गाँव से जो कलेक्ट होता है वही बच्चों को दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जो ड्रॉप आउट की हमारी समस्या है, उस ड्रॉप आउट की समस्या से हम किसी हद तक निजात पालेंगे। दोपहर भोजन की व्यवस्था तो इसी कारण से हुई थी ना कि बच्चों में नामांकन तो हो जाता है लेकिन बीच में बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, बालिकाओं का स्कूल छोड़ने का क्या कारण है? हम बालिका शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। इस मानव की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, यदि उसको शिक्षित नहीं किया तो आपका समाज पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए इस आधी आबादी को शिक्षित करने के लिए स्कूली एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। अब वो स्कूली एजुकेशन कैसे मिले? वो स्कूल जाए तो उसको शौचालय नहीं है, शौचालय है तो उसमें पानी नहीं है, अब पानी नहीं है तो उस शौचालय का उपयोग वो कर ही नहीं सकती। स्कूल जाने में विशेष दिनों में उसको शर्म आती, स्कूल नहीं जाती। यदि 3-4 दिन, 1 सप्ताह स्कूल नहीं गई तो ये समझ लो कि 15 दिन तक वो स्कूल नहीं जाएगी।
स्कूलों में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आप देखिएगा, मैं उदाहरण से आपको बताना चाहती हूँ कि स्कूल की बलात्कार की घटनाएं 3 साल में राज्य के विभिन्न जिलों में स्कूलों में बालिका के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसके 133 मामले पंजीबद्ध हुए हैं माननीय सभापति महोदय, 133। अब ऐसे में वो बालिका स्कूल कैसे जाए, कैसे माँ बाप तैयार हो कि उन हैवानों के भरोसे उन बालिकाओं को छोड़ दिया जाए। इसलिए जो सदन में मांग उठी है कि आप ऐसे केसेस में जो कर्मचारी है, जो बदमाश है, जिसने अपराध किया है, उसको तुरंत बर्खास्त करें, उसको सस्पेंड करने के बाद नौकरी से उसको बर्खास्त करें, तो मुझे लगता है कि हम बालिका शिक्षा को आश्वस्त कर पाएंगे उनके माता पिता को कि नहीं, आपको शिक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार ने इसलिए आपको ये उपाय किए हैं। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। अभी माननीय बहुत सारे सदस्यों ने ये बात कही कि इन स्कूलों में जाता कौन है। जो डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार तो SC ST विरोधी है और इस कारण से उन्होंने नहीं किया। आप तो माननीय सभापति महोदय, आप तो 2003 में भी सरकार में थे, आप इस सदन में बैठे थे और उस समय वसुंधरा जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में कामकाज किया वो हम सबको मालूम है। मैंने अनेकों बार, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे गुलाब जी भाई साहब, वो महामहिम हो गए हैं, उनको मैंने अनेकों बार सुना है। 50 के दशक में हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ और चुनाव होने प्रारंभ हुए। 90 के दशक तक हमारे राजस्थान में प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राथमिक शिक्षा के केंद्र नहीं थे पंचायतों पर, ग्राम पंचायतों पर, और वो ग्राम पंचायतों पर पहली बार कोई प्राथमिक शिक्षा का स्कूल किसी सरकार में प्रारंभ हुआ तो वो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में प्रारंभ हुआ। क्या ये 4 दशक, जिसको 40 साल हम कह सकते हैं, 40 सालों में कांग्रेस ने इस बात को नहीं आंका क्या कि शिक्षा की साक्षरता को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें स्कूल ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्कूल खोलने चाहिए। पर हम, जो लोग इतिहास नहीं समझते, जो इतिहास नहीं पढ़ते, वो अपनी जड़ों से कट जाते हैं, वो समाज को ठीक ढंग से समझ नहीं सकते, हमारा विकास की दिशा किस ओर जानी चाहिए ये नहीं समझ सकते। इसलिए आज जब ग्लोबलाइजेशन का युग है तभी हम स्कूली एजुकेशन पर बात कर रहे हैं कि हमारी स्कूली एजुकेशन ठीक नहीं है, हमारे स्कूल एजुकेशन में शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं है तो ऐसी स्कूली एजुकेशन किस काम की जहां हम शिक्षक नहीं दे रहे। स्टाफिंग पैटर्न से हम शिक्षकों को नहीं लगा रहे हैं। आप यूनिफॉर्म की बात करिए, टीचर, मैं इन कॉमन विषयों को पर बात नहीं करूंगी माननीय सभापति महोदय, मैं टीचर ट्रेनिंग के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए लोग एक मशीन के साथ काम नहीं करते हैं, वो एक इंसान से डीलिंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग से डीलिंग करते हैं वो। इसलिए बीएड करने के तुरंत बाद अच्छे मार्क्स लेकर के कोई आ जाए और शिक्षक बन जाए, ये गारंटी नहीं होती कि अच्छा शिक्षक बन जाए। अच्छा शिक्षक रिटर्न एग्जाम से नहीं बन सकता। अच्छा शिक्षक बन सकता है कि उनका कन्वर्सेशन कैसा है, उसकी बातें बच्चों को कितनी गले उतर रही है, इससे वो अच्छा शिक्षक बन सकता है। तो क्या हम स्कूली ट्रेनिंग, जिन बच्चों को, जिन शिक्षकों को, जिन कर्मचारियों को हमने स्कूल में लगाया है, क्या हमने उसके विशेष प्रोग्राम बनाए हैं क्या ट्रेनिंग के? क्या उन कन्वर्सेशन को हम तय कर पाए हैं कि बच्चों के साथ उनका कन्वर्सेशन कैसा होना चाहिए? हम सब सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की ही बात कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। और जो माननीय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा है, इसलिए उसको स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री महोदय आपको निवेदन करना चाहूंगी, खेल मंत्री महोदय ने जो स्कीम लेकर के आए मैचिंग ग्रांट की, कि यदि विधायक अपना कोष दे और सरकार उतना मैचिंग ग्रांट बना करके जिला स्तर पर स्टेडियम निर्माण करे, तो यदि ये मैचिंग ग्रांट आप शिक्षा विभाग में आपके मंत्रालय में लेके आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि 100% या 200 MLA बैठे हैं, कोई भी इस योजना को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सब लोग अपने विधायकों से स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं, खेल मैदान की बाउंड्री वॉल बनाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ पर एक स्कूल है नगरा भजनगंज, उस नगरा भजनगंज जो वो प्राथमिक था माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक से वो अपर प्राइमरी हो गया, अपर प्राइमरी से माध्यमिक हो गया, माध्यमिक से वो उच्च माध्यमिक हो गया, और वो आज भी किराए के भवन में 4 कमरों में चल रहा है उच्च माध्यमिक विद्यालय, किराए के भवन में। उसके लिए भवन की कोई व्यवस्था नहीं है। आर्ट्स के नाम से 2 सब्जेक्ट्स वहां चल रहे हैं और तीसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं।
तो ऐसी स्थिति में बालिका शिक्षा की बात हम कैसे करें? एक स्कूल मेरा पीपल का कुआं धोलाबाटा, उस पीपल का कुआं हाई सेकेंडरी स्कूल है, वो भी किराए के भवन में चल रहा है। इस बारिश में इतना जर्जर हो गया कि शिक्षा विभाग को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, तो अभिभावक आ गए कि भाई आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बच्चे इतनी दूर नहीं जाएंगे। और समाज के सहयोग से, दान दाताओं से मैंने स्वयं उस भवन की रिपेयर कराई 11 लाख रुपया लगा करके। मैंने सभापति महोदय, इसलिए मंत्री महोदय का आग्रह करना चाहूंगी कि चिन्हित करें, एक पॉलिसी बनाए मंत्री महोदय कि जो भी राजस्थान में उच्च माध्यमिक विद्यालय कम से कम जो किराए के भवनों में चल रहे हैं, उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों को हम भूखंड आवंटन करेंगे और विधायक, वहां का स्थानीय विधायक उसका भवन निर्माण का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि विधायक भी सहयोग करेंगे और सरकार भी सहयोग करे तो हम इनकी भौतिक सुविधाओं का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं विषय विशेषज्ञों की बात करती हूँ। हमने यदि विज्ञान विषय किसी विद्यालय में खोला है तो उसमें लैब ही नहीं है। अब बिना लैब का वो विज्ञान विषय चलेगा कैसे? यदि कृषि विषय हमने किसी में खोला है तो कृषि विषय के लिए हमको कोई पढ़ाने के लिए कोई साधन ही नहीं है, कहीं खेती नहीं है, कहीं जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कृषि विषय कैसे पढ़ाएंगे? तो जितने भवन विहीन विद्यालय हैं उनको भवन देना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, जो संस्था प्रधान है और जो भामाशाहों से सहयोग लेकर के अपने विद्यालयों की कायाकल्प करते हैं, कोई अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाता है, कोई अपने कंप्यूटर लैब बना देता है, कोई और सुविधाएं कर लेता है, ऐसे शिक्षकों को मोटिवेट करने की जरूरत है, ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने देखा है पुरस्कार लेने वालों की भी लॉबी होती है, जो सिफारिश से आते हैं पुरस्कार लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में काम करने वाले लोग होते हैं वो बिना पुरस्कार के ही वहां बैठे रहते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मेरा निवेदन है, उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे शिक्षकों को मोटिवेट करो और उनको भी पुरस्कार देने का काम करो। तो निश्चित रूप से हम जो है ऐसे जो हमारे कार्मिक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे। एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है माननीय सभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान पे माननीय मंत्री महोदय, जो भी भवन बनते हैं वो सारे के सारे भवन प्लिंथ लेवल पर बनते हैं। यदि स्कूल का भवन खड्डे में है तो वो खड्डे में ही उसका प्लिंथ नहीं बढ़ाते हैं और खड्डे में ही उसके क्लासरूम को बना देते हैं। बारिश में वो कमरे भर जाते हैं, बरामदा पानी से भर जाता है। ये सर्व शिक्षा अभियान के नॉर्म्स की बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं इस मामले में सुझाव देना चाहूंगी कि यदि कहीं आप सर्व शिक्षा अभियान से कोई भवन स्वीकृत करते हैं तो यदि वो खड्डे में नीचे है तो उसके समाधान के लिए आप वहां के विधायक को रिक्वेस्ट कर ले, वो अपना फंड नीचे दे देगा, तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग बना दें, ताकि बिल्डिंग तो कम से कम नीचे अगर से भर्ती हो जाएगी तो वो प्लिंथ लेवल में आने में उसको 20-25 साल लगेंगे। और अभी हम प्लिंथ लेवल पर उन भवनों को बना रहे हैं तो वहां तो बारिश के समय में पानी भर जाता है, पूरा हमारा बच्चों का स्टेशनरी खराब हो जाता है, किताबें खराब हो जाती है, पानी भरने की समस्या से बच्चों को स्कूल बंद करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि सर्व शिक्षा अभियान में जितनी बिल्डिंग्स आप बनाए उसको इस दृष्टि से आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ डिमांड कर देती हूँ, फिर हायर एजुकेशन के विषय में बात करूंगी। माननीय सभापति महोदय, राजा कोठी उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी, ये गुलाबबाड़ी माननीय सभापति महोदय, इस राजा कोठी विद्यालय में बॉयज स्कूल चलता था और गर्ल्स स्कूल दूसरे विद्यालय में चल रहा था। जब वसुंधरा जी की सरकार थी मैंने दोनों भवनों को एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि बॉयज जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही जाते हैं। हमारे शहर में तो यही परंपरा है, माँ बाप सोचते हैं कि लड़का तो मेरा निजी विद्यालय में पढ़े क्योंकि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, और लड़की उनको लगता है बोझ है इसलिए इसको सरकारी में डाल दो। तो ऐसा होता था कि सरकारी स्कूल तो कम छोटी बिल्डिंग में चलता था लड़कियों का, और लड़कों का स्कूल बड़ी बिल्डिंग में चलता था। लड़कों के लिए जो स्कूल था वो पूरी की तरह से खाली रहता था, लड़कियों के लिए जो छोटा भवन वाला स्कूल था वो बिल्कुल खचाखच भरा रहता था, उसमें जगह ही नहीं होती थी कि बच्चों को बैठा सके। मैंने दोनों बिल्डिंग्स को एक्सचेंज करा दिया, लड़कों की मैं लड़कियों को कर दिया, लड़कियों की मैं लड़कों को कर दिया, और डायरेक्टर साहब से निवेदन करा, उन्होंने इसको अनुमति दे दी। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, इस विद्यालय में लड़कियों का नामांकन 2000 हो गया इस विद्यालय में। इसकी बाउंड्री वॉल भी हमने बनवाई, इसमें खेल मैदान भी बनवाया, लेकिन इसमें जो साइंस विषय है वो साइंस विषय स्ववित्त पोषण योजना के तहत चल रहा है।
तो मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय कि इस साइंस विषय को स्वयं वित्त पोषण के से निकाल के नियमित राज्य सरकार के वित्त पोषण से किया जाए ताकि बालिकाओं को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, मेरा जो विद्यालय गांव का विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माखूपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी में कृषि संकाय और कल्याणीपुरा भजनगंज पहाड़गंज में विज्ञान संकाय और इसके साथ ही आदर्श नगर स्कूल में जो कला संकाय है, उस कला संकाय में चित्रकला और संगीत कला के विषयों को यदि जोड़ दिया जाता है तो मेरे शहर की बालिकाओं को, सभी मेरे शहर की बालिकाएं इन विषयों के लिए सेंट्रल गर्ल्स स्कूल जाती है और उस सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में नामांकन 2,500-3 हजार से भी अधिक है। एक क्लास में 200-200 बच्चियां हैं। तो यदि ये विषय यहाँ खुल जाते हैं तो मुझे लगता है कि शहर की में जाना नहीं पड़ेगा बालिकाओं को और इन्हीं विद्यालयों में बालिकाएं एडमिशन ले लेगी। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जो अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालय हैं, अभी सभी ने इस बात की चर्चा की, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो विवेकानंद मॉडल विद्यालय हैं, उन विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में यदि कक्षा 1 से शिक्षा की व्यवस्था हो जाती है, पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है 1 से 5वीं तक, तो हमारी जो अंग्रेजी की मांग है उस अंग्रेजी की मांग को भी पूरा किया जा सकता है। और विवेकानंद मॉडल स्कूल चूंकि 6 से 12वीं तक ऑलरेडी इंग्लिश में चलते हैं तो उससे बच्चों को सुविधा होगी। हमारे यहाँ तो कोई अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय परिवर्तित किया नहीं है आपने, एक भी। मेरी पूरी विधानसभा में लगभग 20 से 25 हाई सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन एक को भी अंग्रेजी माध्यम में आपने परिवर्तित नहीं किया है। तो इसलिए ये आपको जानकारी रहे। कुछ लोग कह रहे थे हमने 100 मटो कर दिया, अंग्रेजी माध्यम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर मेरी विधानसभा में एक भी विद्यालय नहीं है, और हो तो आप बता दीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, FSG स्कीम के तहत विद्यालयों को जो ग्रांट मिलती है, उस ग्रांट में आपने सत्र के एंड में वो ग्रांट देना, 4 सालों का यदि हम एवरेज देखें तो ये ग्रांट सत्र के एंड में मिली है। इसलिए ये ग्रांट को हम यदि सत्र के प्रारंभ में दे दें तो जो प्रधानाध्यापक हैं वो प्रधानाध्यापक इधर से मांग उधर से मांग, विकास कोष से निकाल पैसा, इससे बच पाएंगे। और इसी के अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा होती वार्षिकोत्सव की, कि सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के ऑर्डर दिए गए हैं। निश्चित रूप से अच्छी बात है, ये पहले भी होते आई है, वार्षिकोत्सव पहले भी मनते आए हैं सरकारी विद्यालयों में। आप सरकारी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के लिए 5,000 रुपए की राशि आप स्वीकृत करते हैं, जो मुझे लगता है ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 5,000 में माननीय सभापति महोदय पुरस्कार भी नहीं आते हैं। कई विद्यालय हमारे पास आते हैं कि बहन जी, मैडम आप हमारे पुरस्कारों की व्यवस्था करवा दो तो हम बच्चों को पुरस्कार दे देंगे, और हम भामाशाहों से इधर उधर करके उन पुरस्कारों की व्यवस्था कराते हैं। इसलिए निवेदन है कि इसको आप 5,000 से कम 20-25 हजार रुपये होना चाहिए, क्योंकि पुरस्कार कम से कम छोटा छोटा मोमेंटो भी आता है ना, वो 100 रुपये से कम नहीं आता है। और यदि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों को आपको पुरस्कार देना है तो 5,000 तो पुरस्कार ही पुरस्कार में चले जाता है। इसलिए आपको सुझाव है। एक माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों को जो शनिवार को बाल सभा के नाम पर आपने कहा है कि विद्यालयों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर बाल सभाएं होंगी, ये बाल सभाओं के लिए भी खर्चा होता है और कोई ग्राम पंचायत स्कूलों को सहयोग नहीं करती, क्योंकि हर शनिवार को करना माननीय सभापति महोदय, साल में एक बार वार्षिकोत्सव होता है तो चलो कोई सहयोग कर देता है, लेकिन ये बाल सभाएं तो हर शनिवार को होनी है। तो हर शनिवार में कोई पंचायत समिति, कोई ग्राम पंचायत इसमें सहयोग नहीं करती है। इसलिए इसको आप बदल करके, यदि इसको, अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्कूल के वर्किंग आवर्स कम हो गए, वर्किंग आवर्स कम होने में यह शनिवार वाला डे भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण हमारा बना है कि बच्चे जो हैं वो छुट्टियों के कारण से, बाकी के कारण से उनके वर्किंग आवर्स कम हो गया, कभी एग्जाम के कारण से छुट्टी है, कभी और किसी कारण से छुट्टी है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को यदि अधिक वर्किंग आवर्स नहीं देंगे, उनके कालंश अधिक नहीं बढ़ाएंगे, तो उनका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, और यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो हम उस लेवल की शिक्षा वो प्राप्त कर पाएगा, ये संभव नहीं है। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, RTI, अभी मैं शिक्षा के अधिकार की बात कर ही रही थी। RTI में आपने पहले तो कहा कि नर्सरी क्लास से RTI के बच्चों को लिया जाएगा, फिर आपने पिछले साल कह दिया कि पहली क्लास से RTI के बच्चों को दाखिला करेंगे। कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर किया कि आप प्रारंभिक कक्षाओं में RTI की क्लासेस में एडमिशन करेंगे। आपने आनंद फानंद में RTI के फॉर्म निकाल दिए, और RTI के फॉर्म निकाल के आपने नर्सरी में, LKG में, HKG में और फर्स्ट में आपने RT के फॉर्म्स को आपने निकाल दिया और लोगों ने भर भी दिया। अब माननीय सभापति महोदय, आपको 25% कोटे में ही आप भर सकते हैं, और आपने ये और कह दिया RT में कि ये पैसा जो है सरकार पुनर्भरण नहीं करेगी। इस लाइन का हवाला लेकर के सारे स्कूल कोर्ट चले गए,
और कोर्ट ने मान्य शायद ये डिसाइड कर दिया, मैं शायद सही हूं तो, कि आप जो है आरटीआई में ये आपको या तो पुनर्भरण देना पड़ेगा, यदि आप पुनर्भरण नहीं देते हैं तो आपको बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अभिभावक बहुत कंफ्यूज है, हम बकाया उनका दे नहीं रहे हैं और हर साल हम एडमिशन की नई नई तौर तरीके निकाल रहे हैं। इसलिए नए नए तौर तरीके निकालें, आप अच्छी व्यवस्था करें, पारदर्शी व्यवस्था करें, वहां तक तो ठीक है, लेकिन लेवल फर्स्ट में आप एलकेजी में, एचकेजी में और नर्सरी में भी आरटी के तहत एडमिशन लेंगे तो पहले हर एक क्लास में आरटी के तहत एडमिशन हो जाएगा 25-25%, तो ये तो 50-100% हो गया। इट मीन 100% बच्चों को तो कोई निजी विद्यालय पढ़ाएगा नहीं फ्री में। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, चुनाव, ये देखिए आप शिक्षा में लैपटॉप योजना, स्कूटी और साइकिल की भी बात करी, स्कूटी की अभी बात करी, लेकिन हम कब ये बांटते हैं? जब शिक्षा का सत्र पूरा हो जाता है। अभी गार्गी पुरस्कारों के बारे में जब हमने प्रश्न लगाया तब गार्गी पुरस्कार के आवेदन मांगे गए, बच्चियां स्कूल छोड़ के चली गई, बच्चों को टेलीफोन कर करके उनके आवेदन पत्र भरवाने पड़े। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप टाइमली यदि फॉर्म भराएंगे, आवेदन मांगेंगे, तो बच्चे स्कूल में रहेंगे और उनको ये सुविधा पूर्वक वो इन लाभों को ले पाएंगे। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, ये प्रबोधक, जो प्रबोधक आपने कैडर बनाया है उनका, प्रबोधकों का, उस प्रबोधक कैडर में लेवल 1 और लेवल 2 तो आपने शिक्षकों के समान ही रखा है, लेकिन लेवल 10 और 11 में उनको प्रमोशन तो दिया आपने, 9, 18, 27, क्योंकि 9 साल हो गए उनको, तो प्रमोशन तो दे दिया आपने, लेकिन वो पद नहीं दिया जिस पद के वो इक्विवेलेंट हैं। तो उनमें रोष है इस बात का कि हमको प्रमोशन देने के बाद में आपने वही 3rd ग्रेड की पोस्ट पे ही पदस्थापित किया है। इसलिए हमें उन पदों पर पदस्थापित किया जाए जो बाकी के लेवल्स के लोगों को मिलता है। तो इसलिए ये आपसे निवेदन है। अब माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ हायर एजुकेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। सभी माननीय सदस्यों ने प्राथमिक एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से बोला है, लेकिन हायर एजुकेशन को शायद छोड़ दिया। माननीय सभापति महोदय, हायर एजुकेशन में कॉलेज खुले हैं, इसकी सब लोगों ने बहुत तारीफ की है, भरसक, और जिनके यहाँ नहीं खुले हैं उन्होंने डिमांड भी की है। पर इन कॉलेजों की क्या स्थिति है माननीय सभापति महोदय? एक एक करके जो पिछले 4 सालों के प्रतिवेदन हैं, उन प्रतिवेदनों के पन्नों को पलट पलट करके मैंने ये फैक्ट्स उसमें से निकाले हैं। बजट का जादू उच्च शिक्षा विभाग में पिछले 3 प्रगति प्रतिवेदनों से देखा जा सकता है। पिछले 3 सालों में 202 नवीन महाविद्यालय खोले गए, इसमें से 117 महाविद्यालय वर्ष 2022 में खोले गए। अब माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है, माननीय मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि यदि महाविद्यालय खुले हैं तो नेचुरल सी बात है, हायर एजुकेशन में नामांकन भी बढ़ना चाहिए। जितने ज्यादा महाविद्यालय, 202 नवीन महाविद्यालय खुलेंगे माननीय सभापति महोदय, तो हायर एजुकेशन में नामांकन भी तो बढ़ना चाहिए ना, वो खाली तो नहीं रहेंगे। अब मैं आपको एक एक की संख्या बताती हूँ। सामान्य और आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र 48,915 के स्थान पर 44,345 छात्राएं, मतलब पहले थे 48,915, वो घट करके नामांकन हो गया 44,345। छात्राएं 59,948 की तुलना में 58,745, यानी कि 59 से 58 पर आ गया, 1,000 कम का नामांकन हो गया। अनुसूचित जाति के छात्र 57,230 की तुलना में 54,075, यानी कि 57 से घटकर 54 हो गया, तो 3,000 तो वहां पे भी माइनस हुआ है। अनुसूचित जनजाति के छात्र 33,248 के स्थान पर 30,873, अन्य व विशेष पिछड़ा वर्ग के साथ 1,03,997 के स्थान पर 1,01,297। राजकीय महाविद्यालयों में कुल नामांकन में भी 0.2% की कमी दर्ज की गई है। तो ये कैसे हो गया? ये तो मैंने प्रकृति प्रतिवेदनों से ही निकाला है नामांकन का डाटा, तो किसी और चीज से मुझे मिला नहीं है। यदि कॉलेजों की संख्या बढ़ी है तो नामांकन भी तो बढ़ना चाहिए, ये घटा क्यों है? तो ये घटा क्यों है ये आप कुछ समझ सकते हैं। ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है माननीय सभापति महोदय। राजकीय महाविद्यालयों में नामांकन में पिछले वर्ष की तुलना में जो कमी आई है, उच्च शिक्षा का ये आखिर में कैसा विस्तार है? कैसा विस्तार किया हमने इसको, कैसे दिया इसको विस्तार, मुझे तो समझ में नहीं आता है।
मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की बात करते हुए कई महाविद्यालयों के बारे में खोलने की बात कही और कि युवाओं को हम शिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, महाविद्यालयों में जितने युवा केंद्र संचालित थे उन सब युवा केंद्रों को अघोषित रूप से बंद कर दिया गया और पिछले 3 वर्षों में युवा केंद्रों के लिए जो बजट प्रोविजन किया गया था वो सांकेतिक बजट प्रोविजन है, मात्र 1000 रुपया। ये युवाओं के वेलविशर के लिए है, युवा केंद्र के लिए है, समझ से मेरे तो परे है। सिर्फ माननीय सभापति महोदय बजट उठा करके देख लेंगे आप तो आपको पता पड़ जाएगा, मात्र 1000 रुपया है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही महाविद्यालय तो 200 से ज्यादा खोल दिए, लेकिन उसके अनुपात में हम गुणवत्ता की बात करते हैं, गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, तो हमारे इसके अनुपात में प्रयोगशाला और पुस्तकालय के लिए कोई बजट में प्रोविजन नहीं है, कोई बजट में बढ़ोतरी नहीं है। यदि 200 महाविद्यालय खुले हैं तो उसी प्रोपोर्शनेट में पुस्तकालय के लिए और प्रयोगशालाओं के लिए भी तो बजट होना चाहिए, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं की है। तो इट मीन्स उसमें बढ़ोतरी नहीं की है तो प्रयोगशाला और पुस्तकालय अब कॉलेजों में नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि कैसी गुणवत्ता वाली शिक्षा है। खेल मैदान और खेल सामग्री के लिए तो बजट की कोई व्यवस्था है ही नहीं। इसके साथ ही मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगी कि अधिकांश विश्वविद्यालय जो राज्य से प्राप्त है सहायता, क्योंकि हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में जो पैसा हमने दिया है, हम कहते तो है कि ये निजी विश्वविद्यालय, ये राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, यानी कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय का मतलब राज्य इसको चलाता है। अब राज्य वित्त पोषित करता है तो हमने कितने पैसे दिए? इस मद में मात्र 1000 और 2000 रुपए दर्शाए गए। विश्वविद्यालय का लेखा खुला रखने के लिए मद में मात्र 1000 और 2000 रुपए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कैसे हायर एजुकेशन को ठीक करेंगे समझ में नहीं आता। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत 200 विद्यार्थियों को विदेशी संस्थान में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, एक और तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी जगह जब 200 विद्यार्थियों के लिए हमने व्यवस्था की, बजट में व्यवस्था की, बजट भाषण की स्पीच है ये मंत्री महोदय की, उसमें 200 की जगह हम 244 विद्यार्थियों को इसकी स्कॉलरशिप का लाभ दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो 244 में 200 के अतिरिक्त जो 44 वो है कौन है ये तो बताओ। पारदर्शिता तो होनी चाहिए, किसको उपकृत किया इसमें, इस स्कॉलरशिप के माध्यम से, पर कोई अता पता नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, मैं देखती हूं तो महिला योग्यता छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति और पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान बेटियों को दे छात्रवृत्ति, कारगिल शहीदों के आश्रितों को छात्रवृत्ति, शोध छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति, ये सब छात्रवृत्तियों के लिए यदि प्रोविजन किया है तो वो सिर्फ 1 लाख रुपया प्रोविजन किया। क्या ये सब छात्रवृत्तियां 1 लाख रुपए में पूरी हो जाएंगी, दे दी जाएंगी? जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ते हैं तो हम बहुत थपथपाते हैं और बहुत अच्छे से महसूस होता है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। स्कॉलरशिप मिलेगी तो बच्चे किसी तरह से ये स्कॉलरशिप लेने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन जब पता पड़ता है कि सिर्फ 1 लाख रुपया का प्रोविजन है तो कैसे इसको पार लगाएंगे, समझ से परे है। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, मैं यदि प्रगति प्रतिवेदन हायर एजुकेशन का 2020-21, 21-22 और 22-23 का पढ़ती हूँ तो आप देखिए एक जगह में देखती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ विद्या विस्तार योजना के संबंध में MOU को पिछले साल दर्शाया गया था, जो इस साल भी दर्शाया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि ये तीनों सालों के प्रगति प्रतिवेदन उठाए और उन अधिकारियों को बुला करके लपकाएं जिन्होंने एक बिंदु भी चेंज नहीं किया है, एक बिंदु भी। आप देखिए, मतलब यही उल्लेख 2021 में, यही 21-22 में, यही 22-23 में, तो क्या प्रगति प्रतिवेदन है ये? हम करेंगे नहीं और उसी को बार बार दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए रिपीट करते जाएंगे। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन में वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां चैप्टर को देखें तो कई उपलब्धियों को हर वर्ष एज इट इज कॉपी किया गया है, जो ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने पुराना बजट पढ़ दिया था ना, मुझे लगता है कि ये उसी की कॉपी कि मुख्यमंत्री जी पुराना बजट पढ़ सकते हैं तो हम पुराना प्रतिवेदन क्यों नहीं रिपीट कर सकते? ये उसी से मोटिवेट होकर के किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, 40 राजकीय महाविद्यालयों में से 27 राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। शेष 13 का कार्य प्रगति पर है। ये 2020 में भी यही लिखा था, 2021-22 में भी यही लिखा कि 40 राजकीय महाविद्यालयों का में से 27 का महाविद्यालयों को पुस्तकालय का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। शेष 13 पर कार्य प्रगति पर है।
बिना एक शब्द बदले यही बात 21-22 में कही गई और यही बात 22-23 में भी एज इट इज रिपीट की गई। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, आप ये 2-4-3 उदाहरण हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में लिखा है, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा 20-21 की अनुपालना में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में अब तक लगभग 49 राजकीय महाविद्यालयों में सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 20-21 में ये लिखा है मंत्री महोदय। और फिर आगे आप देखिए, बिना एक भी शब्द बदले यही वाक्य 21-22 में भी लिखा है, यही लिखा 49 राजकीय महाविद्यालय, यही वाक्य लिखा है। फिर आगे पढ़िए, 22-23 की रिपोर्ट में इनकी संख्या 49 से बढ़कर के 11 हो गई, यानी कि 2 साल तो एक ही 49 ही रिपीट हुआ। फिर ये 2022-23 में 11 इन्होंने और बढ़ा दी, 11 बढ़ाकर यदि 49 में 11 का जोड़ दिया जाए तो 60 होगी। तो ऐसे 270, 400, 300 विद्यालयों में आप सिर्फ 60 महाविद्यालयों में यदि ये वाईफाई करेंगे तो ये कितना डीपली स्टडी करना पड़ता है। इसको एक बार 3-4 साल के बजट और वो निकाल लीजिए आप, प्रगति प्रतिवेदन, और एक को पढ़ते जाइए, बैठा दीजिए और बताइए, ये अधिकारियों से पूछिए भी ये क्या कर रहे हो तुम, मजाक बना रखा है क्या इस प्रदेश को, या कोई जानता नहीं है, कोई पढ़ेगा नहीं। समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें तो मेरा तो विषय ही पूरा नहीं हुआ, आपके लिए समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं एक विशेष निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने एक पन्ना तो नीचे रख दिया बिना बोले। स्थायी नियुक्ति के स्थान पर संविदा पर नियुक्ति करने का प्रावधान आपने किया है और जो नए कॉलेज खोले उसको सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाने की आपने बात कही है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो इसके पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान में खुले थे वो भी सोसाइटी के अधीन खुले थे और वो सोसाइटी के अधीन खुलने पर उनका प्रतिफल ये रहा आज कि वो कॉलेज बंद होने की कगार पर है, कोई उसमें एडमिशन लेने को तैयार नहीं है क्योंकि फुल फीस भरनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो सोसाइटी के तहत महाविद्यालय खुल रहे हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास होगा। जो आपने नॉर्म्स लगाए हैं कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जो है शिक्षकों को इसमें संविदा पर लेंगे, लेकिन आपने ये बात नहीं कही कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आप उनको वेतन भत्ते देंगे। आप योग्यता की तो तुलना यूजीसी के नियमों से कर रहे हो, लेकिन जो मानदेय आप दे रहे हो, जो पैसा आप उसको दे रहे हो, वो यूजीसी के नियमों से गवर्न क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उसको भी यूजीसी के नियमों से दो ना, ताकि वो भी पूरे समर्पण भाव से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा दे। परंतु आप ऐसा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आप बढ़ाई के लिए, ताकि हमारा विधायक जो है हमारे लिए थपथपाए कि हमने जो है खूब सारे महाविद्यालय खोल दिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आप चूंकि मेरे को रोक देंगे इसलिए विद्यालयों की स्थिति के बारे में विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। विश्वविद्यालयों तो मात्र परीक्षा आयोजित करने या डिग्री बांटने की संस्थाएं मात्र रह गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रकृति प्रतिवेदन में यदि मैं बात करूं तो शोध गुणवत्ता, शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाने जैसी कोई बात इन विश्वविद्यालयों में दिखाई नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, आपने ये बात कही थी कि हम जो है उच्च शिक्षा विभाग प्रतिवेदन में आप ये कहते हैं कि हम भावी योजना लेके आएंगे। हम राजस्थान विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी जैसी छोटी सी योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना को चलाएंगे, लेकिन आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में ये इंदिरा गांधी रसोई योजना नहीं चलाई। भावी योजनाओं में आपका ये योजना भी थी, लेकिन आपने प्रारंभ नहीं करी। जयनारायण विश्वविद्यालय में भी यही हाल है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करूँ तो उसका भी यही हाल है। और सबसे बड़ी बात माननीय सभापति महोदय, जिस शहर से मैं आती हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कॉलेज हैं, आप देखिए, सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या 315 लिखी हुई है प्रगति प्रतिवेदन में, लेकिन यदि इसका पृष्ठ संख्या 65 में उठाती हूँ तो 275 इससे संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या लिखी हुई है। तो मुझे यकीन नहीं होता कि किस बात को हम कह रहे हैं। हाँ, मैं बस लास्ट राज्य के विश्वविद्यालयों की बात करते हुए मैं निवेदन करूंगी, बस लास्ट माननीय सभापति, लास्ट 2 पेपर और है वो लास्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, शैक्षणिक पदों की संख्या जो स्वीकृत है 1016, खाली पदों की संख्या 559, यानी कि 60% के लगभग। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 482, खाली 272। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में स्वीकृत पदों की संख्या 258,
खाली 83, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में स्वीकृत पदों की संख्या 48, खाली 34। तो ऐसे सभी 60% से अबाव विश्वविद्यालयों में खाली पदों की संख्या। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में हम हायर एजुकेशन को कैसे ऊंचाइयां देंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझे टोक देंगे। मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को पूरा करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम सब 200 विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं से चुप रहते हैं और हम जब कैबिनेट की बात करते हैं तो सामूहिक दायित्व की बात करते हैं। लेकिन मैं पिछले 4 सालों का बजट और प्रतिवेदन जब मैंने देखे तो मुझे लगा है कि जो मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान से आ रहे हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, जोधपुर के लिए हायर एजुकेशन सिर्फ एक विषय, हायर एजुकेशन में कितनी घोषणाएं हुई है वो इन 4 सालों में। उसके बाद में मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय के अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख और महत्वपूर्ण डिग्री देने वाले उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय जो पहले से कार्यरत है, उनके अलावा 400 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के साथ नई फिनटेक यूनिवर्सिटी को भी जोधपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस बजट में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री जी से मात्र जोधपुर का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अपेक्षा है, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे और सभी विधानसभाओं में भी बराबर का विकास को पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास होने वाला है। अन्यथा कांग्रेस सरकार ने जो किया है वो सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।